तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 374 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा मिंग एग्जामिनेशन की लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, जहां पर उसे एल्डर्स के साथ फाइट करनी है। लेकिन वहां पर रूल्स कुछ ऐसे हैं, अगर वो एक एल्डर को हरा देगा तो उसे दूसरे से फाइट करना पड़ेगी, दूसरे को हराएगा तो तीसरे से फाइट करना पड़ेगी। ये फाइट तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा मिंग वहाँ पर हार नहीं जाता। वहाँ पर जो पहला एल्डर आता है वो काफी ज्यादा वीक होता है, लेकिन वो इतना भी वीक नहीं होता कि वो इतनी आसानी से हार जाए। लेकिन हमारा मिंग सिर्फ एक ही उंगली के एक फ्लिक को यूज करते हुए को आसानी से हरा देता है, उसके पावरफुल मूव को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में डिवाइन बॉडी वाला है और इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है, इससे और ज्यादा फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। वो एल्डर यहाँ पर पहले ही अपनी हार मान लेता है। वो कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, अब तुम अगले मैच की तैयारी करो, अगला एल्डर तुमसे फाइट करेगा। जबकि साथ ही वो सोच रहा होता है इसने यहाँ पर सिर्फ एक ही उंगली को फ्लिक करते हुए मेरे सबसे पावरफुल मूव को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहाँ पर बाकी के जितने एल्डर्स बैठे हुए हैं वो सभी लोग भी मेरे जितने ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यहाँ पर इस लड़के को हरा पाएगा, वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाले हैं। बहरहाल मिंग उन सभी लोगों से कहता है तो एल्डर्स आप सभी लोग वहाँ पर बैठे क्यों हुए हैं, एक एल्डर तो मुझसे हार गए, अब क्या तुम लोग मेरी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहते, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। उसी वक्त एक लड़की एल्डर जल्दी से जंप करते हुए उसके सामने आती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, हम सभी लोग तुम्हारी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं, तो देखते जाओ कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या कुछ करते हैं। पहले वाले एल्डर ने तो जानबूझकर यहाँ पर हार मान ली, उसने पावरफुल अटैक्स को तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं किया क्योंकि वो हमारा दोस्त है और वो हमारे लिए तुम्हें छोड़ना चाहता था, इसी वजह से उसने तुम्हारे पर कोई पावरफुल अटैक नहीं किया। लेकिन हम लोग उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लड़की जो होती है वहाँ पर किसी किस्म के शैडो मूव को यूज कर रही होती है या फिर पॉइजन को यूज कर रही होती है। लड़की कहती है एक लंबा अरसा हो गया है जब से मैंने एक किसी डिवाइन एक्सपर्ट को मारा है, आज मैं दोबारा से एक डिवाइन बॉडी वाले लड़के की जान लूंगी। अब इस बारे में सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती जा रही हूँ, अब देखो जरा मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और वो वहाँ पर अपने शेडोज को फैला देती है। वो गोस्ट शेडो होता है, वो पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। वो रेड कलर का स्मोक वहाँ पर पूरे एरिया को कवर किया होता है। वो उसके आसपास घूम रही होती है और उसी शेडो के अंदर से निकलकर उसके ऊपर अटैक करने वाली है। वो जैसे ही हमारे मिंग के ऊपर अटैक करने लगती है, मिंग अपने हाथ को साइड पर करता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है, जबकि उसे खुद भी पता नहीं चलता कि कब मिंग ने इसको पकड़ लिया। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा गोस्ट शेडो ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, यहाँ तक कि कोई डिवाइन लेवल का मास्टर भी इसको सेंस नहीं कर सकता, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ से अपीयर होने वाली हूँ, तुम्हें मेरी बॉडी का पता कैसे चला। तो हमारे जाउची ने वहाँ पर अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट किया होता है। टाइजी डिवाइन आर्ट की मदद से वो कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है कि कौन कहाँ से और किस जगह से अटैक करने वाला है। उसे कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे इस गोस्टली शैडो में कोई डिवाइन गार्ड भी नहीं देख सकता, लेकिन जब मैं अपनी सेंसेस की प्रैक्टिस कर रहा था तब शायद तुम उस वक्त मिट्टी में खेल रही थी। उस वक्त दूसरे वाला मोटा एल्डर अपने हाथ में बड़ी सी तलवार लेकर ग्राउंड के नीचे से निकलता है और जंप करते हुए जाउची के ऊपर अटैक करने लगा है। जैसे वो अपनी बड़ी सी तलवार से जाउची के ऊपर अटैक करता है, सॉरी मिंग के ऊपर अटैक करता है, मिंग हमारा अपने पंच को पीछे की तरफ करता है। वो सिर्फ अपने हाथ को उसकी तलवार के साथ टकराता है तो उस लड़के की तलवार टूट जाती है, यानी एल्डर की तलवार टूट जाती है। बाद से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास एक रॉयल वेपन है, रॉयल वेपन इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है। फिर हमारे मिंग ने जिस लड़की को गले से पकड़ा होता है वो उसको पीछे की तरफ उठाकर फेंकता है उस मोटे के साथ, और वो दोनों ही एल्डर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं, दीवार में जाकर पटकते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर लूटा दरवाजा खोलकर थोड़ा सा अंदर झांक रहा होता है, देखकर कहता है ये ब्रदर मिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मैंने इसको पहले समझाया था कि अगर ये एल्डर्स को हराता जाएगा तो और ज्यादा एल्डर्स आते जाएंगे। अरे मिंग ने वहाँ पर सभी एल्डर्स को हरा दिया है, अब सिर्फ वहाँ पर सिर्फ एक ही एल्डर बचता है। मिंग उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, हालांकि तुम बाकी के सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो एल्डर हमारे मिंग से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मैं बाकी के सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे भी इस बार को लेकर श्योर नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट में जीत पाऊंगा या नहीं, और वैसे भी मेरा तुम्हारे साथ कौन सा झगड़ा है, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर इस बैटल को ड्रा कह दें, हम लोग यहाँ पर इसको ड्रा कर देंगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम इस टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है ऐसा कैसे होगा, मुझे जरा डिटेल में बताओ। वो एल्डर उसे कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा देते हो, जो कि तुम आसानी से हरा ही दोगे क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, मेरे हारने के बाद तुम्हारा सामना मार्शल आर्ट्स के सेंट्स के साथ होगा, मेरे बाद और एल्डर्स आएंगे, वो सभी तुमसे फाइट करेंगे, अगर तुम उनको हरा दोगे और ज्यादा मास्टर्स आएंगे, यहाँ तक कि मास्टर्स कभी खत्म नहीं होंगे और तुम्हारी फाइट होती रहेगी, तुम्हें सभी को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ मिलकर इसको ड्रा कह देती हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स के साथ पास कर दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अब जबकि इस बंदे ने आसानी से मेरे सामने हार मान लिया और साथ ही ये मुझसे डील करने को भी तैयार है, ठीक है यहाँ पर मेरा ही फायदा होने वाला है, मैं यहाँ पर इस मैच को ड्रा कर देता हूँ जिससे ये मुझे पास कर देगा। उसे कहता है ठीक है बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं ये फाइट नहीं कर सकता, ठीक है हम लोग यहाँ पर इस मैच को ड्रा कहते हैं। वो एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब जबकि जी वूजी ने यहाँ पर इस मैच को मेरे साथ ड्रा कर दिया है, दोनों की स्ट्रेंथ तकरीबन एक जितनी है, तो मैं इसको यहाँ पर पास करता हूँ, वो भी हाईएस्ट ग्रेड के साथ, ग्रेड ए के साथ इस लड़की को पास किया जाता है और इसे डायरेक्टली इनर डोर में एक्सेस दी जाती है। यहीं से हमारा नेक्स्ट इन एकेडमी के बाहर का दिखाया जाता है।
है जहाँ पर हमारी जी रूसी लिटिल क्योंग के साथ होती है। लिटिल क्योंग भी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। जी रूसी उसे कहती है, लिटिल क्योंग तुमने 3 दिन पहले मुझसे कहा था कि हमारे मास्टर कीटियन सेक्टर के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर जाकर वो टेस्ट दे रहे हैं। तुम्हें लगता है कि हमारे मास्टर ने टेस्ट को पास कर लिया होगा? लिटिल क्योंग उसे कहता है, यहाँ पर हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। पता है कि हमारे मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एप्टीट्यूड के साथ इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात मास्टर की नहीं है बल्कि हम दोनों की है। तुम्हें पता है ना कि मास्टर ने हम दोनों को कितना ज्यादा बिगाड़ रखा है। हम दोनों यहाँ पर अपना ख्याल कैसे रख पाएंगे? जी रूसी लिटिल क्योंग से कहती है, लिटिल क्योंग यहाँ पर कीटियन सेक्टर में बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं। अगर किसी भी पावरफुल मास्टर को ये पास सेंस होगी कि तुम एक ड्रैगन डीमन गार्ड हो तो वो पता क्या करेंगे? वो तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस करेंगे और तुम्हें पकाकर खा जाएंगे, क्योंकि एक डीमन गार्ड की बॉडी को खाने से ज्यादा पर उन्होंने कहाँ से मिलेगी? मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसे ड्रैगन वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं। लिटिल क्योंग उसे कहता है, उन लोगों का तो पता नहीं कि वो लोग मुझे काट कर खाएंगे या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ रहा तो तुम जरूर मुझे काट कर खा जाओगे। तुम्हारे मुंह से पानी निकल रहा है। काफी अरसे के बाद हम लोग यहाँ पर लिटिल बाओ को दोबारा देख रहे हैं। लिटिल बाओ सामने की तरफ इशारा करता है। लिटिल क्योंग उसे कहता है, बाओ बाओ तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें सामने कुछ चीज दिखाई दे रही है? तो वहाँ पर कोई स्पेशल बेबी है। यहाँ पर बेबी का मतलब स्पेशल खजाना है, क्योंकि लिटिल बाओ खजाना खोजने वाला एक चूहा है। जी रूसी उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये बाओ बाओ किस बारे में इशारा कर रहा है। पहले चलो वहाँ पर सामने एक होटल है, हम उस होटल में जाकर खाना खाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। दोनों जल्दी से उस होटल रूम में चले जाते हैं। जबकि वहाँ पर होटल में पहले से जो बैठे हुए लोग होते हैं वो इन दोनों को खाना खाते हुए देखकर कहते हैं, आए ये दोनों कहाँ से आए हैं और इनकी भूख देखो कितनी बड़ी है। उन्होंने जहाँ पर बहुत सारा डीमन मीट खाया है और वो सारे का सारा डीमन मीट 7वें या 8वें लेवल के डीमन मॉन्स्टर्स का है। ये लोग डायरेक्टली इसको कैसे खा सकते हैं? मार्शल आर्ट्स के सेंट्स को भी बहुत ही आराम से इसकी बाइट लेनी पड़ती है। लेकिन जरा इन दोनों स्ट्रेंज लोगों की तरफ देखो तो सही, किस तरह ये बुकड़ों की तरह इस डीमन मीट को खा रहे हैं। कि वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं उनमें से कोई वहाँ से बर्तन उठा रहा होता है और कोई अभी भी वहाँ पर डीमन मीट को ला रहा होता है ताकि उन सभी को सर्व किया जा सके। और वो दोनों बड़ी आराम से वहाँ पर खाई जा रहे होते हैं। देखने वाले कहते हैं, क्या तुमने देखा उस लड़के के सर के ऊपर सींग भी हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मॉन्स्टर है जो कि इंसान बनकर यहाँ पर आया है। उसका दूसरा साथी उसे कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मॉन्स्टर कीटियन सेक्टर में तो बिल्कुल भी आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कीटियन सेक्टर में बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने किसी बहुत ही स्पेशल और स्ट्रेंज स्किल को मास्टर किया होगा जो कि डीमंस के रिलेटेड होगा। वजह से इन दोनों की शक्लो सूरत इस तरह की है। लोग अभी यहीं पर बैठे मीट खा रहे होते हैं कि उसी वक्त लिटिल बाओ उन्हें सामने की तरफ इशारा करता है। वो सामने की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कुछ दिखा रहा होता है। तो वहाँ पर सामने एक लड़की बैठी होती है। तो वो लड़की भी उन लोगों की तरफ ही देख रही होती है। पता नहीं अब ये लड़की कौन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यहीं पर एपिसोड 374 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।